Hello and welcome everyone to my YouTube channel Concepts Clear. And today is our ninth lecture about the topic motion. And आज की वीडियो में हम बात करेंगे about equations of motion और उन्हें हम graphically derive करेंगे जैसे हमने algebraically पहले करी थी और graphically हम आज करने वाले हैं. So without wasting any time we will go on, but before that please like and subscribe my channel. So let us go on. So हमने अपनी equations of motion इनको हमने एल्जेब्राइकली डिराइव और पढ़ लिया था, है ना. और जिनको नहीं पता है वो जाके लेक्चर देख लें, पहले होगा कहीं. ओके, आई थिंक सो 5th या 6th लेक्चर था. आई डू नॉट रिमेंबर द नंबर. 5th या 6th लेक्चर था. यू कैन गो इन द प्लेलिस्ट, जो इसकी प्लेलिस्ट है, यू कैन गो देयर एंड सी. सो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने डिस्कस कर ली थी, वो थी एल्जेब्राइकली. दैट वर एल्जेब्राइकली. आज हमने बात करनी है इक्वेशंस ऑफ मोशन की ग्राफिकली. अभी हमने अपने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर ग्राफ्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, है ना. हमने एक्स टी ग्राफ पढ़ लिया है, वी टी ग्राफ पढ़ लिया है और ए टी ग्राफ भी पढ़ लिया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. सो अब हम करेंगे ग्राफिकली. मैं सिर्फ जो हमारी 3 मेन इक्वेशंस है उन्हीं को डिराइव करके दिखाऊंगा. बाकी की जो 3 है उनको बस आपको ऐसे ही जानना हो तो ठीक है, क्योंकि हमें तो बस इक्वेशन जाननी है. ग्राफिकली उनको समझ के क्या फ़ायदा, ठीक है. क्योंकि मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ ग्राफिकली, वैसे पढ़ के फ़ायदा नहीं होता इक्वेशंस का, पर फिर भी अच्छे से समझ में आ जाती है. पेपर के अंदर कई बार पूछा जाता है, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ. सो ये हमारी ग्राफ है. पहली इक्वेशन थी हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी थी. ये हमारा इंटरसेप्ट, इसको हमने नाम दे दिया u. ये हमारा v पॉइंट है ना. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर हम कर रहे हैं, ये वेलोसिटी है इधर, ठीक है. तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है जिससे हमने स्टार्ट करा, फाइनल वेलोसिटी है जहाँ पर हमने एंड करा. ये हमारा टाइम t है, ओके. और ये जो हमारा स्लोप है ये हमें एक्सेलरेशन देगा हमारी. सो अब हमने डिराइव करनी है ये इक्वेशन. कैसे करें? साफ साफ दिख रही है हमें. ये कैसे दिख रही है? ये यहाँ पर एक पैरेलल ड्रॉ करो, ठीक है. ये पॉइंट आ गया, इसको नाम हमने मान लो z दे दिया, ओके. हमने पैरेलल ड्रॉ करा, इसको नाम z दे दिया. यहाँ पर एक पैरेलल ड्रॉ करा, इसको नाम v डैश दे दिया. और इसको नाम हम u डैश दे देते हैं अच्छे से समझने के लिए. u डैश दे दिया, ओके. हमने इसको नाम दे दिया u डैश. अब हमारी एक्सेलरेशन होगी हमारी राइज अपॉन रन. राइज है हमारा v. राइज हमारा कितना हुआ? एक्सेलरेशन हमारी इस ग्राफ में राइज है हमारा v माइनस यू. राइज हमारा v माइनस यू है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है. v माइनस यू इसका राइज है, इसका रन t है. आ गई हमारी इक्वेशन. t को उधर लेके जाओ, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू. यू को उधर लेके जाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. आ गई, सिंपल, कुछ करना नहीं पड़ा, बस यही था इस इक्वेशन में, ओके. सो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी होगी डिराइव. और सेकंड और थर्ड पे चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. इसको भी इरेज कर देते हैं. चलो सेकंड इक्वेशन करते हैं. सेकंड इक्वेशन थी हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थी. दोबारा वी टी ग्राफ पे काम करेंगे हम. y x को टाइम एंड वेलोसिटी, ओके. सो अब हम यहाँ पर अपनी मार्किंग कर देते हैं. ये है हमारी u है ये हमारा, ओके. देन इससे हम अपना v मान लेते हैं, इसको हम t मान लेते हैं. पहले सारी ड्राइंग हमें पता है यहाँ तक, ये सब तो काम आएगा ही आएगा. इसको हम अपना v डैश मान लेते हैं. हो गई हमारी सारी ड्राइंग, है ना. तो बताओ अब क्या होगा यहाँ पर.
होगा। तो चलो देखते हैं। सो अब हमें पता है हमें फाइंड आउट करनी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एस। अब हमें वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलती है? एरिया अंडर द ग्राफ से, है ना। सो एरिया अंडर द ग्राफ हमें दे देता है। सो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ करेंगे। यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ कितना है? एरिया अंडर द ग्राफ कितना है? सो हम इस एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक तो जो हमें रेक्टेंगल दिख रहा है यू यू डैश डी ओ, और एक हमें ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। इसको हम वैसे बेसिकली एक ट्रेपीजियम के उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रेपीजियम का फार्मूला लगाकर, बट इक्वेशन हमें ये चाहिए तो ऐसे करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है, पहले ये रेक्टेंगल का फार्मूला निकाल ले। रेक्टेंगल का होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ टी, ब्रेथ यू, यू टी आ गया, प्लस यू टी प्लस, अब ये होता है हाफ, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस टी है, हाफ इंटू टी इंटू एच कितना होगा इसका? v माइनस यू, v माइनस यू। ओके, ये था हमारा। हमारे पास इसका बेस है, इसकी हाइट है, इसका हाफ है। सो अब हमें दिख रहा है कि हमारी जो इक्वेशन है इसके अंदर हमारे पास a है और टी स्क्वायर है, पर v नहीं है। सो हमें यहाँ पे v और u को एलिमिनेट करना है और t को स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे? अब हमें दिख रहा है कि अगर हमें v माइनस यू को एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना है तो t से डिवाइड करना है। t से डिवाइड एक बार करा तो t से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इससे हमें दिख रहा है कि हमारा टी स्क्वायर भी होगा, a भी होगा, तो चल गया हमारा काम। हाफ इंटू ए टी स्क्वायर हो गई हमारी इक्वेशन डिराइव। तो ग्राफिकली बड़ी जल्दी हो जाती है इक्वेशंस डिराइव। सो सेकंड इक्वेशन भी होगी। अब थर्ड इक्वेशन पर चलते हैं। थर्ड इक्वेशन भी कुछ ऐसे ही होगी, थोड़ी सी डिफरेंट है, पर टेंशन नहीं, सब करेंगे हम। सो ये वाला टॉपिक ज़्यादा टाइम नहीं लेता है क्योंकि हमने अलजेब्राइकली कर रखी है, समझ रखी है, इनको थोड़ा थोड़ा अप्लाई भी कर रखा है। सो थर्ड इक्वेशन थी हमारी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसे हम कैसे करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं, अब थोड़ा आप लोग भी सोचो। सारा मैं बता दूंगा फिर क्या फ़ायदा होगा, है ना, थोड़ा आपको भी सोचना पड़ेगा। ओह, यहाँ पर हमने लिया टाइम, यहाँ पर ली वेलोसिटी। चलो सोचो अभी हम कैसे करेंगे, थोड़ा आप लोग भी दिमाग लगाओ, क्योंकि आपको दिख रहा है हमें एस फाइंड आउट करना है। तो ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये हमारा पॉइंट वी है, ये हमारा यू है, ये हमारा पॉइंट टी है, और भी ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो ये वी डैश है। सॉरी, ग्राफ थोड़ा ज़्यादा गंदा बन गया, थोड़ा ज़्यादा गंदा ग्राफ बन गया। सो इसको हम यहाँ से ऐसे बना लेते हैं। ये हमारा वी है, ये टी है, ये हमारा वी डैश है, ये हमारा यू डैश है। ओके, तो करो इसे, सोचो कैसे करेंगे हम। मैंने आपको पूरा ग्राफ बना के दे दिया है। सो थिंक अबाउट इट कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। सो मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। हमें पता है कि हमें एस फाइंड आउट करना है, कि हमारे पास एस इंक्लूड होना चाहिए। इसका मतलब हमें एरिया से काम लेना है, इसका मतलब हमें एरिया से मतलब है। ओके, तो सोचो अब हम एरिया को कैसे काम में लेके आ सकते हैं। करें? सो आई बिलीव आप लोगों ने सोच लिया होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। अब मैंने कहा कि हमें एरिया से काम लेना है। सो मैं कहता हूँ कि मैं पहले सिर्फ इतने एरिया से मतलब रखता हूँ, बाकी का एरिया बाद में देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ से हमें मिल रहा है एस इज इक्वल टू, एस हमें कितना मिलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमें एस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मिलेगा। हाफ इसका बेस है टी, इंटू हाइट है v माइनस यू।
v माइनस यू है, ये हमारे पास आ गया हमारा s, हाफ v माइनस यू t। ओके, हाफ v माइनस यू t। एक मिनट, कुछ तो गलती हुई, सॉरी, यहाँ पर मैंने ट्रायंगल क्यों लिया, सॉरी सॉरी, आई फाउंड माई मिस्टेक। यहाँ पर हम ट्रायंगल से नहीं, हम पूरे ट्रेपीजियम से ही काम चलाएंगे, सॉरी। सो हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट, हाइट इसकी t है, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स v प्लस यू, v प्लस यू। ओके, अब हम दोनों साइड्स को v माइनस यू से मल्टीप्लाई करेंगे, s v माइनस यू इज इक्वल टू हाफ इंटू t इंटू v प्लस यू, v माइनस यू। ओके, दोनों साइड्स को t से डिवाइड कर देंगे, सो t से डिवाइड करा, एस ए आ गया हमारे पास यहाँ पर, इज इक्वल टू हाफ, t से t कैंसिल हो जाएगा, v प्लस यू, v माइनस यू, a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी होगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आ गई। 2 को उधर लेकर जाओ, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आ गई हमारे पास हमारी आइडेंटिटी, आ गई ना। सो दिस इज हाउ। अब आपको याद होगा जब मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन कराई थी, तब मैंने कहा था कि जो हमारी फिफ्थ इक्वेशन है s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको मैं ग्राफिकली समझाऊंगा क्योंकि अलजेब्रिकली समझ में नहीं आई। सो समझा देता हूँ, आई इंटेंड टू कीप माई प्रॉमिस। सो लेट अस एक्सप्लेन, और कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। सो क्या करेंगे, अब हम पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते, वी यू वी डैश, ये वाई है, ये एक्स है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर यू डैश है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर वेलोसिटी है। हो गया ग्राफ ड्रॉ, मैंने ऐसी रफ फिगर ड्रॉ करा है। सो अब हमने देखा था कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे आता है, हमने इसको ऐड करा और इसको ऐड करा। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये पूरा लो, इसमें से इतने को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं ना। अब इस चीज़ को बनाने के लिए या तो इसको प्लस ये करो, है ना, या तो 1 प्लस 2 करो, या मैं कह रहा हूँ आप पूरा जो ये बड़े वाला है वो लो, माइनस ट्रायंगल कर लो, ऐसे भी तो बन जाएगा ना। जो ये पूरा है, मान लो इस पूरे को तो मैंने 3 ले लिया, -4 कर लो तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। सो बस हमने यहाँ पर यही करा। सो जो हमारे बड़ा ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या आएगा, वी टी आ जाएगा, टी इंटू वी। अब ये हमें दिख रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का डायगोनल उसको तो इक्वल ट्रायंगल्स में बांटता है। इसका एरिया हमने देखा था हाफ ए टी स्क्वायर था, इसका मतलब इसका एरिया भी हाफ ए टी स्क्वायर आएगा कॉन्ग्रुएंट से, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। हो गई इक्वेशन डिराइव, 2 सेकंड का काम था। सो इस इक्वेशन को मैंने मतलब खुद ने भी ग्राफिकली समझा था, अलजेब्रिकली भी। ओके, सो दीज आर इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी ग्राफिकली समझ लिया। ओके, सो आज का टॉपिक तो हमारा ख़त्म हो चुका है। सो आज आई वॉज बिलीविंग कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन ही कर पाएंगे, बट हैज़ वी आर डन विद इट एंड वी हैव अबाउट 15 मिनट्स विद अस, सो अगला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज देयर इज एम्पल ऑफ टाइम। ओके, सो अगला टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन एंड इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ अ चैप्टर। इस टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर ख़त्म। And if you want practice sessions, questionnaire sessions of these chapters, tell me in the comment section, I will provide them. Okay, so uniform circular motion. So circular motion क्या होता है, motion in a circle. Okay, motion in a circle. अब मैंने उसका सेंटर लिया O, सर्कल है उसका सेंटर है O, और ऑब्जेक्ट मान लो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट का नाम है ए, ठीक है। सो
पर एक फोर्स लगेगी एंड लेट द ऑब्जेक्ट कम एट पॉइंट बी, देन यहाँ पर एक फोर्स लगेगी, इसको थीटा मान लो। एंड मैं क्या सा ड्रॉ कर रहा हूँ, आई विल टेल यू, ठीक है, आई विल टेल यू ऑल दिस कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी फिगर ड्रॉ करिए मैंने एक, ठीक है। सो ये थी एक रफ सी फिगर जो मैंने ड्रॉ करी है, परफेक्ट सर्कल नहीं है, ना ही परफेक्ट टेंजेंट्स है, मान लो, ठीक है। सो अब मैंने क्या कहा कि जब ऑब्जेक्ट ए पर था तब टाइम था 0, जब ऑब्जेक्ट ए पर था तब टाइम था 0 एंड, ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट अब मूव कर रहा है हमारा, सो हमारे सर्कुलर मोशन में क्या होता है, पहले ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, पहले हम बेसिक्स करते हैं इसके, मैं थोड़ा ज़्यादा डीप घुस गया था, बेसिक्स करते हैं पहले। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन होता क्या, पहले ये बता। सो इफ एन ऑब्जेक्ट moves in a if an object moves in a circular path, if an object moves along a या in a circular path, ठीक है, इनके साथ आप along भी लिख सकते हो, along a circular path with constant speed, with constant speed, it is uniform circular motion, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन भी दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। सो अभी हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। सो अगर ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के अलोंग घूमता है, कांस्टेंट स्पीड होती है उसकी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, मैंने अपने लेक्चर जब हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, या इन विच लेक्चर, हाँ वेलोसिटी के लेक्चर में ही, जो हमारा 4th लेक्चर था, उसके अंदर मैंने कहा था कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन, मैंने बताया था ये। और अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो जाके वो 4th लेक्चर देखो, उसके अंदर मैंने बड़े अच्छे से बताया था कि सर्कुलर मोशन में कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर सेकंड चेंज होती है। सो विद अ कांस्टेंट स्पीड, इसलिए यहाँ पर मैंने स्पीड लिखा है, नहीं तो स्पीड हमारा कहीं नहीं यूज होता, हमारे काइनेमैटिक्स में बहुत कम यूज होता है। इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। और ये मोशन एक्सेलरेटेड होता है, और मोशन एक्सेलरेटेड है, अब ये चीज़ थोड़ा अगले चैप्टर पर चली जाती है। अब जो ये सर्कुलर मोशन अच्छे से समझने के लिए थोड़ा आपको अगले चैप्टर का मेरे को बेसिक्स देना पड़ेगा, ब्रीफ देना पड़ेगा, जो होता है फोर्स। सो एक चीज़ होती है, एक लॉ होता है कि अगर कोई चीज़ एक्सेलरेट होगी इसका मतलब उस पर फोर्स लग रही है, ठीक है। सो अगर कोई चीज़ एक्सेलरेट होगी सो उस पर फोर्स लग रही होगी, ये यूनिवर्सल लॉ है। और ये इनर्शिया डिफाइन करता है, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप इतनी चीज़ समझो ऐसा क्यों होता है, अगले चैप्टर में हम अच्छे से समझेंगे, अभी सिर्फ इतनी चीज़ बिठा लो। सो जो ये एक्सेलरेशन होती है ना, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सर्कुलर मोशन समझने के लिए ना आप एक केस स्टडी लो। एक ऑब्जेक्ट था, वो ऐसे सीधे पाथ पर जा रहा था, एक ऑब्जेक्ट था वो सीधे पाथ पर जा रहा था, पर एक फोर्स थी जो उसको कहीं पर खींच रही थी, ठीक। सो ऑब्जेक्ट कोशिश कर रहा था सीधा जाने की, पर एक फोर्स आई तो वो 90 डिग्री पर मूव कर जाएगा, है ना। सो मानो एक चीज़, अगर आपको, आपके दो हाथ हैं, ठीक है, सो अगर आपको एक बंदा यहाँ से खींच रहा है, दूसरा बंदा आपको आगे से खींच रहा है, तो आप किस साइड को जाओगे, वो बंदा पीछे की साइड को भागे जा रहा है, वो बंदा पीछे की साइड को भागे जा रहा है, और दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो ऑब्वियस सी बात है आप ऐसे आगे जाओगे, है ना, आप दोनों के बीच में 45 डिग्री पर जाओगे आप, ठीक है, उससे भी 45, उससे भी 45, दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। सो आप ऑब्वियस सी बात है आप बीच में जाओगे, जो 45 डिग्री लाइन जाएगी आप उस पर जाओगे। सो ऐसी ऑब्जेक्ट करेगा, अब जैसे ही वो थोड़ा सा आगे गया, सो उसको तो जाना सीधा है, तो अब उसका सीधा ये हो जाएगा, अब फिर से ये चीज़ यहाँ पर खींचेगी इसको, तो ये फिर थोड़ा घूम जाएगा,
फिर ये यहाँ को जाना चाहेगा, फिर ऑब्जेक्ट इसको खींचेगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते एक सर्कल में घूमने लग जाएगा वो, और इसे ही हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो आपने देखा होगा कि जब आप एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाते हो, ठीक है, या आप एक योयो को घुमाते हो, आपने कभी ना कभी करा ही होगा, या किसी भी चीज़ को आप घुमाते हो ऐसे रस्सी से बांधकर, तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट को आपने देखा होगा, आप ऐसे घुमा रहे हो, या आप कोई चाबी लेना, उसको ऐसे ऐसे घुमाना अपनी उंगली पे, ठीक है, आप जब उसको घुमाओगे आप देखोगे कि वो उंगली पर घूम रही है, घूम रही है, जब तक वो घूम रही है तब तक वो सेफ है। बट जैसे ही आप उसको उंगली पर से निकालोगे, आप जैसे ही वो आपकी उंगली पे ऊपर को फिसल जाएगी, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अगर आप एक चाबी उंगली पर घुमाओगे तो वो ऊपर को उछलती रहती है, ऊपर को आती रहती है, और जैसी वो उंगली की पहुंच से बाहर निकल जाएगी, वैसी वो जहाँ पर छूटेगी बिल्कुल सीधा जाएगी वो। सो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जाना तो सीधा चाह रहा था, ऑब्जेक्ट चाह रहा था कि वो सीधा जाए, बट हमने एक ऐसी फोर्स अप्लाई करी, हमने उसको एक ऐसी फोर्स दी जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसने उसको एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करी जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस साइड को 90 डिग्री पर, जिस साइड को वो जाना चाह रहा था उससे 90 डिग्री पर, और इसी वजह से वो सर्कल में घूम रहा था। ओके, देन एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक अ टायर। एक टायर होता है, आप साइकिल चलाते हो तो आपका टायर होता है, मान लो आप कहीं कीचड़ में घुस गए, ठीक है, सो जो मड होगी वो आपके टायर पर लग जाएगी, बट जब आपका टायर उस मड में से निकलेगा तब वो मड वहाँ से, जैसा आपने देखा होगा जब आप मड में जाते हो तो आपका जो टायर होता है वो मड को पीछे की साइड धक्का मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि जो टायर होता है ना, वो तो जाना इधर को जा रहा होता है, वो तो इधर को जाना चाह रहा होता है, बट यहाँ पर एक फोर्स होती है जो उसको रोक के रखती है और ऐसे घुमाती रहती है, ठीक है। सो और जिस डायरेक्शन में ये जाता है, ये जाता है टेंजेंटली। ये टेंजेंटली क्या होता है, एक टेंजेंट क्या होता है पहले वो समझ लो, आप 10th में पढ़ोगे ये सारा, ठीक है। सो लाइक मैंने सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट लिया और वहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो सिर्फ उसी पॉइंट को टच कर रही है सर्कल पे और कहीं नहीं कर रही, वो उस पॉइंट का टेंजेंट होगा, ठीक है। सो हम ये अभी आप बस इतना समझो, बाकी सारा डिटेल 10th में है कि टेंजेंट यहाँ से कॉर्ड को 90 डिग्री पर होता है, सारा ये सब 10th में है, ठीक है। सो ये टेंजेंटली जाता है, और हम ऐसा क्यों कहते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये टेंजेंटियल फोर्स से 90 डिग्री होती है, ऐसा क्यों कहते हैं ये भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि एक हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे जब हम जाएंगे 10th क्लास में कि जो टेंजेंट होता है वो अपने रेडियस से हमेशा 90 डिग्री होता है, ये हम प्रूव करेंगे, अभी आप इतनी बात याद रख लो, ठीक है। सो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी वो रेडियस की तरह काम करेगी, टेंजेंटियल फोर्स टेंजेंट की तरह काम करेगी, तो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री होंगे। ओके, इतनी बात समझ में आई। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी अब, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट इज अ सेंटर पॉइंटिंग एंड रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। दो वर्ड्स में डिफाइन कर दो इसको, सेंटर पॉइंटिंग ये सेंटर की तरफ पॉइंट करती है हमेशा, एंड रेडियल मतलब हमेशा रेडियस के अलोंग एक्ट करती है, ये एक सर्कल के रेडियस के अलोंग एक्ट करती है। ओके, ये बात होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी, सेंटर पॉइंटिंग एंड रेडियल फोर्स, ठीक है, बस फोर्स और एक्सेलरेशन को चेंज कर दिया। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कंपेल्स एन ऑब्जेक्ट टू मूव टुवर्ड्स, टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, टू मूव इन अ सर्कल, टू मूव टुवर्ड्स अ सर्कल। ओके, सो अभी हमारा ये सर्कुलर मोशन ख़त्म नहीं हुआ है, बट आई बिलीव आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है, ओवर ज्ञान फिर दिमाग को ख़राब कर देता है थोड़ा सा। सो फॉर टुडे इतनी नॉलेज काफ़ी है, बाकी की नॉलेज हम अगले लेक्चर में लेंगे, एंड दैट विल बी आवर लास्ट लेक्चर फॉर द चैप्टर मोशन। So till then, bye and take care. Keep following this course. And keep making notes. And if you want extra notes, tell me. I will post them in the Telegram channel. And if you want to connect with us, you can connect us through various social media platforms. All the links are there in the description. So till then, bye and take care. And do not forget to like, share, and subscribe my channel. So see you in the next lecture. Goodbye.